This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे पावर प्रोटेस्ट, पावर राइट्स पे. नाज़रीन, अब जैसा कि आपको पता है कि बिजली की जो कमी है वो एक बहुत ही अगली टर्न लेती जा रही है. एक पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है, बल्कि एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनता जा रहा है. पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, साथ साथ पूरे मुल्क में तकरीबन हर जगह ही प्रोटेस्ट हो रहा है. कराची हो, लाड़काना हो, लोग रोडों पे निकल आए क्योंकि उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी और ये तकलीफ. और लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा तो रोडों को तोड़ रहे हैं, बसों को चला रहे हैं, गाड़ियों को चला रहे हैं. अब जो बहुत ही ख़तरनाक टर्न आ गई है पंजाब में ख़ास तौर से कि बड़े बड़े लीडरों के घर पे अटैक हो रहा है, बदले में ज़ाहिर है उनके गार्ड्स फायरिंग कर रहे हैं. तो एक सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ मुल्क नज़र आ रहा है. इस मसले का हल क्या है, इसी पर हम आज बात करेंगे. और मेरे साथ मौजूद हैं रशीदुद्दीन रशीद साहब, जो कि फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, एक बिजनेस ग्रुप के मालिक हैं. रशीदुद्दीन साहब, देखते ही देखते मुल्क एक अजीब दोहराए पे आ गया है कि पहले तो हम लोग टीवी टॉक शोज़ पे और डिस्कशंस में बातें करते थे. चैम्बर्स वाले तो आप लोग तो बहुत ज़माने से इस पे कह रहे हैं कि जो गैप क्रिएट होता जा रहा है डिमांड सप्लाई में, ये बड़ी सूरत हाल ख़राब ले आएगा. लेकिन वो सूरत हाल आ गई. अब यही देखें ना कि फिताना साहब के घर पे अटैक होना, फिताना साहब के गार्ड्स का जवाबी फायरिंग करना बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है, मगर इट कैन क्रिएट ए सॉर्ट ऑफ पता चला कम्युनिटी बेसिस पे या और बेसिस पे, पार्टी बेसिस पे एक लड़ाई शुरू हो सकती है, एक सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. तो ये देखिए, इस पोजीशन पे आ गए आप लोगों के एज ए KCCI क्या व्यू है, ये इस मकाम तक हम पहुँचे क्यों और इससे निकलने का क्या रास्ता है? देखिए, मैं आप इसके कई एक पहलू हैं. एक तो इसका एनर्जी क्राइसिस का इकोनॉमिक पहलू है. इकोनॉमिक पहलू में उसकी प्राइस है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कॉस्ट और उसके जो बिजनेस पर और मुल्क की ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी पर इफेक्ट है. दूसरा, इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है और मैं समझता हूँ इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो एक अपनी जगह है, वो और जगह से भी कवर हो सकता है, लेकिन अब जो पॉलिटिकल टर्न हो रहा है और जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और इसका पॉलिटिसाइज करने से नुकसान इस मुल्क के आवाम का होगा. देखिए, आप अगर इस एनर्जी IPPs की पॉलिसीज़ पर जाएं तो आज की जो गवर्नमेंट जो कि इस बात का दावा करती है कि उसने IPP पाकिस्तान को दिया और वो ये कहते हैं कि हम ही वो गवर्नमेंट हैं जिन्होंने के पावर जनरेशन पॉलिसी दी थी माजी में. लेकिन अगर आप माजी के औराक को उठा के देखें, आप उस दौर के अखबारात को देखें, उस दौर के तबसरों को देखें, तो मेन क्रिटिसिज्म उस वक्त यही था कि ऑल्दो आप पावर तो प्रोड्यूस कर लेंगे लेकिन वो इतनी महंगी होगी कि वो अफोर्डेबल नहीं कर सकेंगे. और आप देख लीजिए, आज हम वहीं आ गए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के प्लांट्स हैं लेकिन न तो आवाम वो बिजली खरीद सकती है और ना ही हुकूमत उस पर सब्सिडी को अफोर्ड कर सकती है, जिसकी वजह से वो शॉर्टफॉल आया, जिसकी वजह से हमारे एक क्राइसिस आया कि IPPs को पेमेंट्स नहीं हुई. अब आइए इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो हो रहा है और किस तरीके से हम इसको मैनेज कर रहे हैं कराची में और किस तरीके से ये मैनेज किया जाना चाहिए पंजाब में. मैं सिर्फ आपको कल की मिसाल दूं. मेरा चूंकि बिजनेस जो है वो पोर्ट कासिम पर है, इट्स अ बिग इंडस्ट्रियल स्टेट. वहां पर कल गुजरावाला के एक बिजनेस टाइकून आए हुए थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अब वो कराची में अपना बिजनेस शिफ्ट करना चाहते हैं ड्यू टू पावर क्राइसिस. ओनली बिकॉज़ ऑफ पावर क्राइसिस. देखिए, इससे हमें कराची वालों को खुश नहीं होना चाहिए. मैं बताऊं, देखिए, इसलिए कि अगर वो लोग यहाँ आ जाएंगे तो कराची पे प्रेशर आएगा, प्लस ये कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी. गुजरावाला जो कि पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री के हवाले से एक बड़ी अहमियत रखता है. मसला ये है कि एनर्जी अब एक्सपेंस. अच्छा, इस हुकूमत ने क्या किया, ये हुकूमत अब जाने के दौर पे है, लेकिन जब ये आए थे तो आपने अखबारों में इश्तिहार देखे थे कि जी अगले साल बिजली कम हो जाएगी. तस्वीरें छपी थी, मिनिस्टर्स की बयान सब छपे थे, आउटेज खत्म हो जाएगा. और जी फिर क्या किया उन्होंने, एक नया ड्रामा किया जो कि रेंटल पावर्स के हवाले से लेकर के आए. देखिए, दीज आर ऑल रियलिटीज. हम जब कहते हैं कि बात सच है तो हम जब बिजनेस कम्युनिटी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उनको ये बात बता रही थी कि अब आप इस पावर को नहीं अफोर्ड कर सकेंगे. उन्हें आज तो यह है कि हम हर हाल में पावर खरीदना चाहते नहीं है. दूसरी तरफ इस प्राइस की वजह से, फर्नेस ऑयल की प्राइस की वजह से एक प्रेशर आया हमारी गैस के ऊपर. हमारी जो सुई गैस है, सुई नदन गैस पर हमने जो है एनर्जी को अब जनरेशन के लिए गैस पर शिफ्ट करना चाहा. IPPs को हमने गैस देनी शुरू कर दी, उसकी वजह से गैस पर भी शॉर्टफॉल आ गया. तो ये तमाम एक क्राइसिस है ये मुल्क. अच्छा, अब आप आइए कि जी आवाम क्या कर रही है. देखिए, आवाम के पास कोई रास्ता नहीं. पंजाब में ये फैक्ट है कि 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली नहीं है.
मुझे बताइए कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है? इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहता है कि आप उसे बता दीजिए कौन से 8 घंटे होंगे कि वो अपनी इंडस्ट्री चला सके। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको 8 घंटे अनइंटरप्टेड एक बिजली चाहिए। ख्वाह आप रात के 2 बजे स्टार्ट करके और उसके बाद सुबह के 10 बजे दे दीजिए, ख्वाह आप उसको सुबह के 10 बजे के बाद दे करके अगले 8 घंटे के लिए दे दीजिए। इंडस्ट्रियलिस्ट की पूरे पाकिस्तान में एक डिमांड है कि एटलीस्ट एक शिफ्ट उसको इत्मीनान के साथ इंडस्ट्री चलाने दीजिए। अगर वो इंडस्ट्री नहीं चला रहा होगा तो मुझे बताइए उसका मजदूर जिसके घर में पंखा नहीं है वो सड़क पे बैठेगा ना जी। आज भी आप कराची में देखते हैं जब रात को बिजली जाती है लोग सड़क पे बैठे होते हैं ना जी। तो सड़क पे बैठने का मतलब क्या है? रोड ब्लॉकेट। सिंपल बात है। वो वही पे शुगुल में का चलो यार रोड ब्लॉक कर दो। अब आवाम देखिए उस स्टेज पर पहुंच गई है कि उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन ये हुकूमत ये सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है। देखिए सस्ता बिजली, मैं इस हुकूमत की जो विजनरी लीडर्स हैं उनको तो मैं सलाम करता हूं। पाकिस्तान में कोयले से बिजली प्रोड्यूस करने का पहला पावर प्लांट अगर किसी ने लगाने का बीड़ा उठाया था तो पाकिस्तान की वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किया। 94 की बात 94 में बिल्कुल। वो बजाते खुद केटी बंदर तशरीफ ले गई थी। उन्होंने कंसोलिडेटेड पावर एशिया और गॉर्डन वू के साथ एक कंसोर्शियम बना करके एक प्राइवेट सेक्टर में कोयले से बिजली प्रोड्यूस करने की बहुत बड़ी बेचारी की कोशिश। शी वाज अ विजनरी लीडर। देखिए ये होती है लीडरशिप। आज ये हुकूमत जो जा रही है, मुझे बताइए आइंदा 10 साल के लिए क्या प्लान लेके जा रही है? उन्होंने थर पार्कर का विजिट किया तो अभी भी वो तख्ती लगी हुई है। कहाँ 94 है, कहाँ 2012? देखिए केटी बंदर में आज भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के उस फाउंडेशन स्टोन को लगा हुआ है। मुझे ही बताइए कि ये लोग के जो आज उनकी विरासत का दावा करते हैं सियासी हर किस्म की, मुझे बताइए कि इन 4 सालों में उन्होंने उस पावर प्रोजेक्ट के लिए क्या किया? थर कोल को डेवलप करना इस हुकूमत का ख्वाब नहीं था, माजरत के साथ ये बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था। आज जब 4 साल बाद ये हुकूमत 2, 4, 6, 8, 10 महीने बाद जाएगी तो मुझे बताइए आने वाले 4, 6, 8 साल के लिए क्या प्लान देके जा रही है, क्या पावर पॉलिसी देके जा रही है? वो कहते हैं कि जी हर साल हम देखते हैं कि जी बजट में लिखा होता है, आज भी सिंध गवर्नमेंट के बजट में लिखा हुआ जी विंड पावर के लिए इतने पैसे रखे गए। इन्होंने हवा से बिजली नहीं बनाई, हवा पे बिजली बनाई और बिजली को हवा में उड़ा दिया। मुझे बताइए कि अलॉटमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड की गई उसको झिरक में, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में, झंपीर में, मीरपुर साकरों में, इन्होंने धाबेजी पे इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड अलॉट की, बट कुछ नहीं पोजीशन नहीं दिला पाए। आज देखिए मुझे याद है कि पाकिस्तान आज से 6 साल पहले इंडिया को बिजली बेचने की बात कर रहा था। बिल्कुल कर रहा था। वी वर सरप्लस नाउ, और अभी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी है। देखिए इस मसले को हल करने के लिए जब तक कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे, मगर हमारे हुक्मरान चूंकि शॉर्ट टर्म, उनको पता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए आए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे, देयर इज नो विजन। तो ये तमाम चीजें जो है क्रिएट कर रही हैं इस मुल्क को एक अंधेरे की तरफ ले जा रही है। मैं आपको बताऊं मुल्क की अगर हम दुनिया के हालात देखें तो बड़ी बड़ी इकोनॉमी कोलैप्स हुई हैं। ये कहना कि हमारे पास इतने वसाइल हैं, अगर हम वसाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे हम कोलैप्स पे जाएंगे। अब आप देखिए ना कि आपकी इंडस्ट्री वाले आपके एक्सपोर्ट नीचे जा रही है, आपके जो ऑर्डर्स आप ले चुके हैं उनको मीट नहीं कर पा रहे, आप नए ऑर्डर्स कैसे लेंगे? देखिए मैं एक्सपोर्ट की आपको फिगर दूं, जाहिर है कि ये जब बजट आया है ये एक तो प्रीसीडिंग ईयर जो आ रहा होता है उसके लिए एस्टिमेट्स होते हैं और जो हमारा जो साल गुजर गया होता है उसका भी हमें हिसाब किताब इसमें देना पड़ता है। हमारे पास इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला है वो है इम्पोर्ट बिल का। हमारा 14 बिलियन का तो सिर्फ हमारा ये एनर्जी की एनर्जी। अच्छा अब आप आ जाइए कि हमारी एक्सपोर्ट कम होती चली जा रही है। मुझे बताइए जब एक फैक्ट्री को आप हुकूमत खुद कह रही है हम 18 घंटे लोड शेडिंग करेंगे, तो आप किसी को अगर 6 घंटे बिजली देंगे और उसमें भी इंटरप्शन होगी तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? और जब हमारी ऑर्डर ले लिया वो तो परेशान है कि मैं फुलफिल कैसे करूं, नया ऑर्डर मांगने कैसे जाए? हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो इस साल अभी सिर्फ 13 बिलियन एक्सपेक्टेड है, जो कि पिछले साल 14 बिलियन थी। इसका शॉर्टफॉल तक में 9.96% हम सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इस साल कम करेंगे। हमारा एक्सपोर्ट टारगेट इस साल मीट नहीं होगा। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको बताऊं ओवरऑल एक्सपोर्ट जो इस साल जो है वो हमारे पास 3.37% कम हुई है। अब तक 3.37% हमारी एक्सपोर्ट कम है। इस एक्सपोर्ट को कम होने से ये रिमिटेंसेस हालांकि 20% हमारी बढ़ी है। हमारे जो एक्सपेट्रियट जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन लोगों ने 20% हमारी रेमिटेंसेस बढ़ाई हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा हमारे ओवरऑल ट्रेड बैलेंस में। देखिए इत्तेफाक ये है कि 14 बिलियन का आपका ऑयल इंपोर्ट बिल बन गया है इस साल और 13 बिलियन के करीब बेचारे उन्होंने भेज दिया।
तो बेसिकली वो जो दे रहे हैं वो ऑयल बिल में चला जा रहा है। अब आप फ्यूल पर आइए, ऑयल पर आइए। हम आज एनर्जी क्राइसिस बात कर रहे हैं, तो एनर्जी क्राइसिस में फ्यूल भी आ जाता है, गैस भी आ जाती है। गैस के शॉर्टफॉल की बात हो रही है, सीएनजी सेक्टर को बताया जा रहा है कि जी लगता है सारी बिजली ले जा रहे हैं, सारी गैस ही ले जा रहे हैं। मुझे बताइए, अगर चंद लम्हों को हम ये बात मान लेते हैं कि इस मुल्क में गैस का क्राइसिस है, सीएनजी सेक्टर कंज्यूम कर रहा है, राइट, मान लेते हैं इस बात को, तो मुझे बताइए कि हुकूमत सीएनजी पॉलिसी को क्यों इम्प्लीमेंट कर रही है? हुकूमत बजाते खुद सीएनजी डेडिकेटेड बसेस क्यों इंपोर्ट कर रही है? हुकूमत आज भी जो है सीएनजी रक्षा क्यों बांट रही है? ये तो गवर्नमेंट जो है अभी पीपुल्स पार्टी ने कराची में बहुत रिक्शे बांटे हैं। मुझे बताइए कि वो रक्षे क्या सीएनजी जब आपके यहाँ है नहीं तो सीएनजी व्हीकल्स आप बांट क्यों रहे हैं? आप सीएनजी व्हीकल्स इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप सीएनजी व्हीकल्स को कमर्शियल सीएनजी व्हीकल्स अलाउ क्यों कर रहे हैं? सीएनजी के लाइसेंसेस क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? आपने इतने लाइसेंसेस दे दिए कि एक एक रोड पे पूरा लगता है कि बाजार खुल गया है। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर 8-8 10-10 खुल गए। आज आप चले जाइए जिना ब्रिज से नीचे लेफ्ट साइड पर देख लीजिए, केपीटी पर भरी पड़ी है सीएनजी बसेस जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की हैं। मुझे ये बताइए कि अगर आप खुद सच कह रही है हुकूमत के सीएनजी का क्राइसिस है, तो आप सीएनजी का कंजम्पशन को रोकने के लिए या फर्दर कंजम्पशन रोकने के लिए कोशिश कीजिए ना। दूसरी तरफ अब अगर बात करें तो एलएनजी और एलपीजी की बात हो रही है। देखिए, अगर आप सीएनजी बंद कर देंगे ना तो आपका ऑयल बिल मजीद बढ़ेगा। फ्यूल, देखिए गाड़ियां तो चलनी है, राइट, गाड़ी लोग फिर से पेट्रोल पे चला और पूरी मैं बता दूं, मैं बिल्कुल बात गारंटी से कह रहा हूं, हुकूमत वक्त 15 दिन के लिए सीएनजी बिल्कुल बंद कर दे एक्सपेरिमेंटली, इस मुल्क की सप्लाई चेन ऑफ फ्यूल एंड ऑयल, पेट्रोल, डीजल सब डिस्टर्ब हो जाएगी। ये जो हमारी पूरी सप्लाई चेन, जो फ्यूल हमारा कराची चल के एंड ऑफ द कंट्री तोरखम तक जाता है, ये सप्लाई चेन अफोर्ड नहीं कर सकती अब इतने बड़े बर्डन को जो हमारे व्हीकल्स इस मुल्क में आ गए। आपने देख लिया आज 4 दिन पहले क्या हुआ मुल्क में, सिर्फ हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो कि होने चाहिए वो तकरीबन 10 दिन के होने चाहिए, जबकि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो 3 दिन के भी नहीं है। और आपने देख लिया जैसे ही इन्होंने फ्यूल की पेट्रोल की प्राइस कम की तो फौरन ऐसा शॉर्ट इतना एक गैप आया कि यहाँ पर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिला। आप यकीन कीजिए, कम हो गए पेट्रोल गायब। पंजाब में आज भी कैफियत है, हालांकि सीएनजी पर गाड़ियां चलती है लेकिन पेट्रोल पंप्स में अब भी रश लगा रहता है। तो लिहाजा कोई पॉलिसी इस हुकूमत को बनानी चाहिए लॉन्ग टर्म। रशीद साहब, इसी पे देख लीजिए ना कि एक मुल्क होता है तो मुल्क के पास अगले 20 साल 25 साल की प्लानिंग होती है। एक आप बिजनेस भी करते हैं तो आप उसका भी एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, 20 साल आगे देखने की कोशिश करते हैं, जो कि आप बैंकों को प्रेजेंट करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के तौर पे। ये मुल्क है, इसने एंग्रो को इनकरेज किया कि इतना बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगाए। तब जब लगा रहे थे या उनको कह रहे थे या उनको इनकरेज कर रहे थे या उनको लाइसेंस दे रहे थे, उस वक्त उनको नहीं ख्याल आया था कि एनर्जी गैस होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजर कहाँ से बनेगा। अब वो प्लांट बंद पड़ा हुआ है। ये किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह की लीडरशिप है? देखें, एक तरफ तो ये होता है कि वो वादा करने, एक तो ये भी हमारे मुल्क की हिस्ट्री है ना कि वादा करने वाली हुकूमत कभी रहती ही नहीं, जो कि उससे जाके पूछे, क्योंकि जिन हुकूमतों ने वादे करके एग्रीमेंट साइन किए होते हैं वो हुकूमतें आने वाले 2-4-6 साल में चली जाती हैं। तो उनके जाने के बाद जो हुकूमत आती है, चूंकि उनकी मुखालिफ होती है, वो वैसे ही उन तमाम चीज़ों को नलिफाई कर देती है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत के लिए कोई वादा करना बहुत आसान है और किसी वादे को पूरा न करना भी बहुत आसान है कि उसके पास बहुत सारे झोल, बहुत सारे रास्ते होते हैं। फर्टिलाइजर के ऊपर देखिए, अगर हम बात करें, चूंकि आपने एक फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी दी जाती है, जो उनको सस्ती गैस दी जाती है, वो तमाम चीज़ें एक फार्मर को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। हमारे मुल्क में एक और अलमिया है कि हम जितनी भी सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जो भी चीज़ें सब्सिडाइज रेट पर ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उन चीज़ों को सब्सिडाइज रेट पर ना तो कंज्यूमर तक पहुंचती हैं ना वो प्रोड्यूसर से उठाई जाती हैं। दोनों बातें मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। फर्टिलाइज़र इंपोर्ट की जाती है सब्सिडाइज रेट पे, एक बोरी फर्टिलाइज़र पर तकरीबन 600 रुपए का एक सब्सिडी दी जाती है, गवर्नमेंट देती है, लेकिन उस फर्टिलाइज़र का टेंडर जो है वो 200-300 रुपए अबव में बीज का ब्रोकर खरीदता है, फिर वो होलसेलर को देता है और फार्मर को वो ही फर्टिलाइज़र 100-150 रुपए ओन पर प्रीमियम दे करके मिलती है। यानी कि पूरी एक बोरी पर कम से कम 700 से 800 रुपए का प्रॉफिट होता है बीच में। फार्मर के नाम पर जो सब्सिडी दी जाती है वो सारी बीच में खा ली जाती है, फार्मर फिर भी लॉस में रहता है। ये मैंने आपको बताया, जो फार्मर को सप्लाई सब्सिडी दी जा रही है। अब मैं आपको अर्ज करता हूं कि जो प्रोड्यूस उससे उठाई जा रही है, गंदम की सपोर्ट प्राइस 1050 रुपए है। आज गंदम फार्मर से
850 से 950 रुपए में उठाई जा रही है। आप जितनी गंदम खरीदना चाहें खरीदें, वो सपोर्ट प्राइस फार्मर को नहीं पहुंची। हुआ क्या, उसको सरकारी बारदाना नहीं मिला। जब सरकारी गंदम वो खरीदती है गवर्नमेंट जो सरकारी थैले में होती है, सरकारी थैले की तकसीम में करप्शन हुई, वो थैले दिए गए मिडलमैन को, उस मिडलमैन ने वही गंदम 850 रुपए में खरीद के सरकार को 1050 में बेच दी। फार्मर को क्या मिला? फार्मर तो आज भी रो रहा है। तो ये एक इतना, और ये कोई 2, 4, 6 मिलियन का गेम नहीं है, इट्स अ जालिमाना निजाम है ये, बिलियंस ऑफ रुपीस। ये सारे जो बेचारे हर तरह से गरीबी जो है ना दे रहे हैं, पीस रहे हैं। अब यही वजह है कि लोग अब इसी पावर के नाम पे ही रोडों पे निकल आए, क्योंकि उनके ये जो आप बातें करें, ये सब चीज़ उनके दिमाग में है, मौजूद दिल में है। अब वो एक इशू बन गया, क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब भी जाके वहाँ मीनार पाकिस्तान में उन्होंने भी कैंप लगा लिया, तो एक और एक सिंबॉलिक चीज़ बन गई कि चीफ मिनिस्टर भी हमारा प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो लोग रोड पे निकल आए। और वो जो है ना अब पंजाब पे जा रहा है। पंजाब का ये प्रोपेगेंडा, कल मैंने वही गुजरांवाला वाले साहब आए थे ना, तो मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली कराची में और सिंध में इस एनर्जी शॉर्टफॉल का इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा। मैंने उनको रीज़न बताया, और मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले भी ये इशू उठा था। जब मैं 3 साल पहले जब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, तो एक मीटिंग में हम पंजाब में बैठे हुए थे, तो लोगों ने, तमाम जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने अक्सर ने ये सवाल उठाया कि जी कराची में तो इतना क्राइसिस नहीं है, कराची में इंडस्ट्री को जो है वो लोड शेडिंग नहीं है, पंजाब में क्या हाल है। देखिए अब हम एक हल की तरफ अगर सोचें ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि शॉर्टफॉल, देखिए बिजनेस कम्युनिटी एक शॉर्टफॉल को फेस कर रही है। कराची में हमने बहुत सारी जगह ये कोशिश की है कि हमने इस एनर्जी क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश करें। पंजाब में 2 मसले हैं, एक तो टोटल खियास है, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोविंशियल वो चाह रही है कि इस चीज को उठाए और इसको एक पॉलिटिकल गेन ले, जबकि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, वो करप्शन का शिकार है। वो क्या कर रही हैं, एक तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉल्टी है। सब यहाँ पे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पावर प्रोटेस्ट, पावर राइट्स पे। आपने ये देखा कि पूरे मुल्क में बिजली के बहरान इतनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गया है, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन गया है, एक सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, स्पेशली इन पंजाब, जहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब खुद प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को इनक्रेज कर रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करें। और इसमें आप देख रहे हैं कि अब हालात ऐसे बुरे होते जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं हालात में कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। अब इसके सोल्यूशन की तरफ भी बात होना शुरू हुई है। पंजाब ने खास तौर से पॉइंट आउट किया कि 18th अमेंडमेंट के बावजूद प्रोविंसेस को बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि वो अपने तरीके से बिजली बनाएं या बेचें। वो डिमांड अब ये कर रहे हैं कि उनको बिजली बनाने का भी इख्तियार दिया जाए और उनको बिजली बेचने का भी इख्तियार दिया जाए। एक बहुत रिमार्केबल सजेशन। एज ए एनालिस्ट, एज ए इकोनॉमिस्ट, हम लोग ये बातें बहुत दिनों से कर रहे हैं, कोई सुनता नहीं था, लेकिन शायद ये जो बच्चे रोडों पे निकल आए हैं, जो डंडा मार रहे हैं लोगों को, इसकी वजह से अब इस तरफ तवज्जो गई है। रशीदुद्दीन रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ KCCI, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रशीद साहब भी इन्हीं बातों को कह रहे हैं कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी ना होने की वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने ख़ास तौर से पॉइंट आउट किया कि हमारी अजीम लीडर, जो आज इत्तेफाक से उनकी बर्थडे भी है 21 जून के हवाले से, उन्होंने 94 में कुछ बाहर की कंपनियों के साथ काटी बंदर पे बहुत बड़ा प्लांट लगाने की बात की, साथ साथ थर कोल को इस्तेमाल करने की 94 में बात की। उनके विजन को किसी ने फॉलो नहीं किया, ना इनके अपनी लोग ने कर रहे हैं, ना दूसरों ने किया। इसी साथ हमने देखा कि बेनज़ीर के दौर में जो लाइसेंसेस दिए गए थे हपको जैसे कंपनी को, उसके ऊपर पॉलिटिक्स हुई। या यही नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यही थे जिन्होंने उस पॉलिसी को सबोटाज किया था। हपको जैसी कंपनी, जिसका मैं खुद बैंकर था, 4-5 साल तक सफ़र करती रही। इतनी बैड पब्लिसिटी हुई कि हपको कैपको के बाद आज तक कोई बड़ा प्लांट इस मुल्क में नहीं लगा। ये भी एक वजह है यहाँ पे शॉर्टेज की, और भी वजूहत हैं।
निशित साहब कंटिन्यू करें, आप बड़ी अच्छी सजेशन जी, दे रहे थे कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखें, आपने जो बात की ना, मैं यहाँ एक बात वाकई इस बात को, ये जो हमारे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जो अब सड़कों पे इन लोगों को निकलने की तरकीब दे रहे हैं, मैं इस कौम को याद दिलाना चाहता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो ये प्रोजेक्ट था केटी बंदर का, उसके फौरी बाद जैसी हुकूमत खत्म हुई थी, यही नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी जिसने इस प्रोजेक्ट को, जिसने इस पाकिस्तान के एक तारीखी प्रोजेक्ट को, जो कि एक माइलस्टोन बनने जा रहा था सस्ती बिजली कोयले से प्रोड्यूस करने की, मैं दावे से कहता हूँ यही नवाज शरीफ साहब थे कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया। पाकिस्तान की तीसरी पोर्ट जो कि केटी बंदर को बनने के लिए जा रही थी, यही नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सबोटाज करके गवादर पोर्ट बनाई, जो कि आज तक फंक्शनल नहीं हो सकी। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। पंजाब में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तो नवाज शरीफ साहब ने लिए नहीं कि वो लोग के जो बिजली चोरी करते हैं वो लोग, देखिए पंजाब में तो वो है बिल्कुल, इसलिए कि वहां पर एक्चुअली इतना लोड है बिजली के ऊपर जो कि लोगों ने लिए हुए हैं, उसकी वजह से सारा फेलियर है। दूसरी एक चीज़ मैं और अहम बताऊं कि जो बात करते हैं कि जी 18वीं तरमीम में बिजली प्रोड्यूस करने की हमें इजाज़त नहीं, तो मुझे ही बताइए कि आप क्या आंखें बंद करके 18वीं तरमीम को साइन कर रहे थे? जी, आपका रोल क्या था एज बीइंग द लेजिस्लेटर? आपने क्यों नहीं उसको कराने? और फिर आज तक आपने असेंबली में कोई रेजोल्यूशन लाए, आपने कोई चीज लाए? आज अब आपने देखा कि जहां दरिया जा रहा है, पब्लिक जिस तरफ जा रही है, मैं भी उस तो सोल्यूशन की बात अगर करें ना, देखिए हमेशा हमें कोई भी क्राइसिस हो, देखिए हम पानी में डूब रहे हो, हमें हाथ पांव चला के आगे बढ़ना है। बिजनेस कम्युनिटी में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस कम्युनिटी इस पाकिस्तान की हमेशा आगे की तरफ देखती है। सोल्यूशन की बात हमने गवर्नमेंट को ये देना चाहते हैं, सबसे पहले तो मोनोपोली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज खत्म की जाए। वाह वाह वाह, ये बात देखिए, आपके पास मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी है। 25 साल बाहर बैंकिंग की, कहीं नहीं देखा इतनी बड़ी आजादी। अब आप देखिए 2 करोड़ के ऊपर एक केसी, कोई आपको एमडी बना दे, मुझे बना दे, किसी को बना दे, कोई नहीं मैनेज कर सकता 2 करोड़ नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा कुंडा सिस्टम है, उसको कोई नहीं रोक मेरा ख्याल है एक NFC अवार्ड 15 करोड़ के ऊपर आपने एक पेप्को बना दिया, बहुत बड़ा कमाल किया जी। हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बना दी, कितने के ऊपर? 15 करोड़ के ऊपर। देखिए, और 15 करोड़ से किसी माईलाल के अंदर दम है कि 15 करोड़ कस्टमर को मैनेज कर सकता है? और उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को आपने सारे राइट्स दे दिए कि जो भी कोई बिजली प्रोड्यूस करेगा बेचेगा उसी को बेचेगा, और वो जिसे चाहेगा वो बेचेगा और जितने में चाहेगा बेचेगा, लेकिन पैसे दे ना दे प्रोड्यूसर। जो ये असल क्राइसिस यही है। अच्छा, इसी पे देखिए कि आजकल जो बहस हो रही है कि जी सेंटर से प्रोविंस में इसलिए नहीं आ सकता कि सॉवरिन गारंटी का इशू आ जाता है। मैं ये कहता हूँ कि सॉवरिन गारंटी का इशू इसलिए आता है कि इन हालात में जो अभी आपने बयान किया कि इसी को बेचो या पेप्को को बेचो, दो ही को बेच सकते हैं, तो इसलिए लोग प्लांट लगाते हुए कहते हैं कि इनका तो कोई ठिकाना नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें गारंटी दे। लेकिन अगर ये आज़ादारी ना हो, छोटे छोटे बायर्स हों, आपको चॉइस भी हो बेचने की कि यहाँ भी बेच सकते हैं वहाँ भी, तो फिर ये गारंटी की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल आपने से बात की। देखिए, सॉवरिन गारंटी की जरूरत ही नहीं है जब आपके पास अगर गारंटीड कंज्यूमर हो। वाह वाह वाह, ये तो असल पॉइंट है। आपको जरूरत नहीं है। इफ आई एम एबल टू प्रोड्यूस और मुझे पता हो मेरा सामने बायर बैठा हुआ है, तो मुझे थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। इससे ज्यादा सिक्योर, अच्छा, ये तो एक बिजनेसमैन का ख्वाब है कि उसको एक गारंटीड कस्टमर बेस मिल जाए, जो कहीं जा ही नहीं सकता। जो है अच्छा, पूरी दुनिया में मैंने बैंकिंग की है, मैंने कम से कम 200 प्लांट इस तरह के एक्सपेंशन लोन्स अप्रूव किए, मैंने उसमें कुछ भी नहीं देखा, मैं किसी प्रोजेक्शन पे नहीं गया। फाइनेंशियल 500 के प्रोजेक्ट आते थे, नहीं पड़ता। क्यों? मुझे एकदम गारंटीड है कि रशीदुद्दीन साहब क्या लगाने जा रहे हैं, एक बिजली का प्लांट, और उनके पास 20 लाख गारंटीड कस्टमर है 20 साल के लिए। 20 साल का ही प्लांट है, 20 साल में गल पल जाएगा, 20 साल तक तो इनको कोई नहीं छेड़ रहा ना। ऑल ही हैज टू डू इज प्रोड्यूस बिजली रेगुलरली एंड सप्लाई एंड कलेक्ट। हमने एक मॉड्यूल कलेक्शन के लिए 20, क्योंकि 20 लाख की आपके पास कस्टमर, यू नो ऑलमोस्ट एवरीबडी देयर, है ना। आपने एक अच्छा कलेक्शन टीम बनाया हुआ है, कहीं पे कुंडा हुआ फौरन पहुंच गया, ये हो गया। तो आपको पैसा देने में एक बैंकर के लिए कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, ज़्यादा उठा के दे देता है। और 20 से 30% रिटर्न कहीं जाता नहीं है। अगर हम वेस्ट को री इन्वेंशन ऑफ व्हील की बात नहीं है, आप जाके दुनिया में कहीं भी देख लें, उसको डुप्लीकेट कर दें, ठीक है, कुछ लोगों के मफादात इम्पैक्ट होंगे, लेकिन जैसा आपने कहा, देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अगर पावर दे दिया तो मुंबई खत्म। मैं बिल्कुल सीधी सी एग्जांपल, देखिए मैं सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज की बात करता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। आज
इस मुल्क में हर चीज महंगी हुई है, सिर्फ एक चीज सस्ती हुई है, वो है टेलीकम्युनिकेशन। राइट, टेलीकम्युनिकेशन क्यों सस्ती हुई? इसलिए सबसे पहले पीटीसीएल की मोनोपोली खत्म की गई। उसके बाद जब सिर्फ दो कंपनियां आई थी, जब सिर्फ दो कंपनियों को लाइसेंस दिया था, उस वक्त भी हमारे यहाँ महंगा था सेलफोन। लेकिन जब आपने आम कर दिया, चाइना से हर कंपनी को आने दिया, आज देख लीजिए सेलफोन कितना आम, आज कम्युनिकेशन हमारे, देखिए सर्विस क्वालिटी देखिए, हर चीज हमारे दुनिया में सबसे सस्ता है हमारा। एयर कंडीशन सूट पहने हुए, हालांकि 15 पैसे पर मिनट उनकी पर 30 मिनट्स ले रहे हैं वो सिर्फ, जरा कॉस्ट देखिए। लेकिन उस पर उनकी कितनी अर्निंग और फायदा किसी हुआ? पब्लिक को, कम्युनिकेशन, तरक्की, हर तरीके से। छोटे गांव में चले जाएं, जितने अच्छे बिलबोर्ड्स वगैरह नजर आएंगे वो इन्हीं के होंगे। तो इसी तरह देखिए, क्योंकि कंज्यूमर तो मौजूद था ना इस मुल्क के 14 करोड़ आवाम, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री वर्ल्ड में, दुनिया में इसका रिकॉर्ड आ रहा है। सर हमें कहीं बाहर, मैं बता रहा हूँ, इस मुल्क में एग्जांपल्स हैं, इस मुल्क में पोटेंशियल है। टेलीविजन का ले लीजिए, एग्जैक्टली। एक मोनोपोली थी, कहते थे कि अगर पीटीवी के अलावा कोई और चैनल आए तो नजरिया पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। आज 100 से ज्यादा चैनल एक पे आप बैठे हैं, आज हम बातें करें, कहाँ पाकिस्तान तबाह हो गया? तो पावर में भी अगर ऐसी पॉलिसी अपना ली जाए, देखिए हमने हमेशा इस, असल में हुकूमतों के साथ मसले दो हैं। एक तो ये है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो इस्लामाबाद में है। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमिकली वाइटल जो हमारी एरियाज़ हैं वहाँ तक वो है नहीं। हमने सजेशंस दी कि आप कम से कम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को पावर प्रोड्यूस करने की इजाज़त दे दीजिए और उसको पावर सेल करने की इजाज़त। आपको पता होगा कि एक इंडस्ट्री वाला अगर अपने लिए भी बिजली पैदा करना चाहे तो सरकार कहती है हमको पैसे दीजिए। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसलिए कि वो कहते हैं कि हमने एक्चुअली सेलिंग राइट जो है चूँकि KEC को दिए हुए हैं तो आपने कुछ ना कुछ देना है। हमने एक मॉड्यूल दिया था कि सबसे पहले हम फोकस करते हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर बल्क कंज्यूमर है जो कि बिजली चोरी नहीं करता और जो कि बिजली ज़्यादा ख़रीदना चाहता है। किसी भी एक दो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल स्टेट को आप पावर प्रोड्यूस करने की परमिशन दे दीजिए। मोनोपोली आपको KEC की तोड़नी पड़ेगी। अगर इसके लिए कोई भी लेजिस्लेशन करनी है, जब सरकार असेंबली में बैठ करके, आपके पास तो अब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है ना, कोई बिल पास करना आपके लिए कोई मसला नहीं है। कंपनसेट कर दें आप, हाँ कहीं कुछ दे दें उसके बदले में। लेकिन देखिए आप हर किस्म का लेजिस्लेशन कर सकते हैं इस मुल्क में। आप पहले ये कह रहे थे, बात ये है कि रशीदुद्दीन साहब, मैंने जितने मोनोपोलिस्टिक चार्टर्स देखे दुनिया में, अगर आप 1500 में चले जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो क्वीन ने जो चार्टर दिया था उसमें भी कंडीशंस थे। चार्टर का ये मतलब नहीं होता कि आप जो चाहे करें, और चार्टर विद सम कंडीशंस, कि आप चार्टर दें उनको, साथ साथ ये कहें कि जी ये 5 कंडीशंस आपको मीट करने। मिसाल के तौर पे आउट ऑफ 365 डेज नॉट मोर देन 15 डेज कोई शॉर्टफॉल होगा या आउटेजेस होंगे। एग्जैक्टली, यू कैन नॉट मैनेज इट, प्लीज योर मैंडेट इज गॉन। अब एक एग्जांपल, और चीजें आप दे सकते हैं, कंडीशन लगा के आप कर सकते हैं। चार्टर का मतलब नहीं है कि अब वो आप अपने घर पे बिजली बनाए तो वो KEC आ जाए कि पैसा दो। अपने फैक्ट्री चलाने के लिए अगर आप बिजली बना रहे हैं तो उसको आके कहे कि मुझे भत्ता दो, ये क्या बात? अब KEC के एग्जांपल आपने नहीं दिया तब तो हमने बनाया नहीं, KEC ने सर्वे शुरू कर दिया है कि जी आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में कितना लोड है। अब अगर कुछ अपने घर में उसने लोड बता दिया, जो उसने लगाए हुए हैं, उसकी जो भी चीज़ें फिक्सचर्स लगे हुए हैं बिजली के, उसके बाद अगर वो सेल्फ जनरेशन पर चला गया, अगर उसने अपने घर में विंडमिल लगा लिया है, सोलर पर लगा लिया और उसका बिजली का बिल यकीनन कम हुआ है तो फिर भी वो मुलजिम है। और उसके बाद उस पर जो है आप एवरेज बिलिंग, ये तो खैर एक ऐसी बहस है। अगर हम KEC के करप्शन पर जाएं तो मेरा ख्याल है कि हमें सारे दिन गुजर जाएंगे और लोग अपने, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए हुकूमत को ये चाहिए है कि कम से कम देखिए इंडस्ट्री को फोकस कर ले, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर 10 यूनिट बिजली खर्च होती है तो 10 घरों का रोजगार चलता है और इस मुल्क की पूरा ओवरऑल इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेट्स को बिजली बनाने की इजाज़त दे दें, उनको बिजली बेचने की इजाज़त दे दें विद इन लिमिट्स ऑफ देयर इंडस्ट्रियल स्टेट, विद इन प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ देयर कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर उनके अपने ज्यूरिडिक्शन में, प्लस उनको फ्यूल इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दें, खा वो पानी से बिजली बनाए खा वो पेट्रोल से बनाए, व्हाट फ्यूल दे नीड दे वुड बी अलाउड टू इंपोर्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और एक चीज़ हम और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि उनको उस फ्यूल के इंपोर्ट पर ड्यूटी एग्जम्पशन दे दें। कोई अनरिजनेबल डिमांड नहीं है। हम वो एग्जम्पशन मांग रहे हैं कि मकसद है कि ये फैक्ट्रियां चले, जॉब क्रिएट हो, लोगों के घर चले। हम कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे। देखिए हम सरकार की जेब से कुछ नहीं निकाल रहे, सिर्फ एक उनकी पोटेंशियल आमदनी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। एक्स्ट्रा चीज, अब वो भी वो जो कि हम एक्स्ट्रा इंपोर्ट करेंगे। भाई जॉब के लिए तो चाइना क्या क्या नहीं करता। जॉब उसने 6 इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए, फ्री ट्रेड जोन। जी बिल्कुल, अपनी जो कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स को भाई छोड़ा। जी
और कैपिटलिज्म को आने दिया, अनब्राइडल्ड कैपिटलिज्म में जनाब, उन इलाकों में जो चाहे करें आप, और बिजली भी वो सस्ता देता है, हर चीज़ वो सस्ता देता है। एक ही मकसद है कि चाइनीज़ को जॉब मिल जाए, और वो मिल गई। आज सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी। हमारे लीडर्स क्यों नहीं इस तरह से सोच सकते कि मेन एम इज टू प्रोवाइड जॉब टू अवर पीपल। अगर इंडस्ट्रियल एरिया को अगर कंसेशन दे दिया तो कौन सा बड़ा काम हो गया? कोई नथिंग बिग। श्री साहब बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है, फिर इंशाल्लाह आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, पावर प्रोटेस्ट, पावर राइट्स पे हमने बात की आज। ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया। अब इसकी वजह से शायद जो है ना, वो बातें जो हम लोग आराम से टॉक शोज में करते रहते थे, आर्टिकल्स में लिखते रहते थे, वो पब्लिक में आ गई है, पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन गया है। इसी पे हमने भी आज बात की। रशीदुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये सोल्यूशंस मौजूद हैं, दुनिया भर में आपके पास मॉडल मौजूद है। री इन्वेंशन ऑफ बिल्ड की बात नहीं हो रही, रशीदुद्दीन साहब की बात नहीं है, तारिक खान की बात नहीं है। आप जाके दुनिया में कहीं भी देख लें कि 20 लाख से ऊपर कोई आज़ादारी नहीं दी जाती, और आज़ादारी के अंदर भी कंडीशंस होती हैं कि आपको ये टर्म्स ऑफ सर्विस रखना है, नहीं रखते तो आपकी आज़ादारी चली जाती है। 20-20 लाख की अगर आज़ादारी हो कि वो ठीक है, उनको सेलिंग राइट आप दे दें 20 साल का, लेकिन वो प्रोड्यूस भी करें, अपना कहीं से भी लेकर आए, और फिर देखिए कि किस तरह से इफ़िशेंट सिस्टम होता है। और देखते ही देखते ये जो है ना पावर क्राइसिस ख़त्म हो सकता है। जाते जाते हम ये याद दिलाते चलें कि आज जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह नवाज शरीफ साहब की वो शॉर्ट साइटेड पॉलिसी थी जो उन्होंने बेनज़ीर की हुकूमत के खिलाफ किया। उनकी हुकूमत हटते ही जो IPPs आए थे लाइक हबको, उसको जिस तरह से तंग किया गया इस मुल्क में, वही वजह है कि आज यहाँ कोई बड़ा प्लांट उसके बाद नहीं लगा। और आज जो सफरिंग है पंजाब के लोगों को, ये समझना चाहिए कि इसमें हमारे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का भी हाथ है। नाज़रीन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हमने बताए, इस पर गौर किया जा रहा है, इस पर बातें हो रही हैं। इंशाल्लाह यही प्रोटेस्ट मेरे ख्याल में थोड़ा दिन और कंटिन्यू रहे तो लोग कुछ तब्दीली की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम पे फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@business+tv.pk। आपके फीडबैक से हमें तक़वियत मिलती है। आज हमने जो बातें की हैं वो आपको कैसी लगी? अगर हमारी बात में आपको सच्चाई नज़र आती है तो ये भी बताइए, और ये सब अगर आपको लगता है कि हम हवाई बातें करें तो वो भी हमें बताएं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।